नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीजी फाउंडेशन के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम। देखो साथियों, अपना चैप्टर 3 चल रहा था और उसमें धातु अधातु पढ़ रहे थे। तो मैं चैप्टर की लगभग कंप्लीट पूरी थ्योरी करवा चुका, कंप्लीटली जितनी हो सकती थी, है ना। अब उनके जो बीच बीच में क्वेश्चन आए थे, जो कि पृष्ठ संख्या 45 पे हैं, 54 पे, 51 पे जो भी क्वेश्चन आए थे उनको अब 1 बाय 1 सॉल्व कराता हूँ। कि यही क्वेश्चन बेटा एग्जाम में देखने को मिलते हैं, राइट। तो इन क्वेश्चनों को ही सॉल्व करना है, तो इनके बारे में अभी एक एक को लेके चलते हैं, है ना। तो रेडी हो जाइए। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है कि ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पे द्रव हो, चाकू से आसानी से काटी जा सकती हो, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक हो, ऊष्मा की कुचालक हो। अगर चैप्टर ढंग से पढ़ा है तो 1 सेकंड में आपके आंसर आ जाने चाहिए थे, क्योंकि चैप्टर में आसानी से पढ़ाया गया है, समझाया गया है ना। तो कमरे के ताप पे द्रव कौन सी होती है? वो धातु होती है बेटा, कौन सी होती है? मरकरी। कौन सी होती है? मरकरी। इसे बोलते हैं Hg। परमाणु क्रमांक 80, हिंदी में बोलते हैं मरकरी। ओके। तो ये क्या होती है बेटा? यही एक ऐसा एलिमेंट है जो कमरे के ताप पे क्या होता है? द्रव होता है। चाकू से आसानी से काटी जाने वाली 3 धातुएं होती हैं, मैंने आसानी से बहुत अच्छे से बताया था। वो कौन कौन सी होती हैं? लिथियम होती है, पोटेशियम होती है, और एक होती है सोडियम होती है। लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, ये 3 धातु होती हैं, इनको चाकू से काटा जा सकता है, राइट। तो ये कौन सी होगी? सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ये मरकरी हो गई, राइट। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी होती है? ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक सिल्वर होती है। उसके बाद क्या होती है? कॉपर। लेकिन मैंने कहा था कि सिल्वर होती है सबसे अच्छी चालक, मैंने तब भी बताया था सिल्वर के तार नहीं बनाए जाते, क्योंकि चोर बहुत हैं। अगर उनको पता लग जाए सिल्वर के तार हैं तो तारों को ना छोड़ें, वो तांबा कान को ना छोड़ें, जब सिल्वर का छोड़े के, है ना। तो इसलिए सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? सिल्वर है, लेकिन कॉपर की तारें बनाई जाती हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर किसका आता है? कॉपर का आता है, राइट। ऊष्मा की कुचालक कौन सी होती है? ये सिल्वर और कॉपर हो गया। तो ऊष्मा की कुचालक 2 हैं, लेड और मरकरी। लेड और मरकरी, लेड को P भी बोलते हैं, मरकरी को Hg बोलते हैं। तो ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो ऊष्मा के क्या हैं? कुचालक है। तो बेटा ये ध्यान रखने की बात है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना, सिंपल सी रूप से। और कहीं भी पूछ लिया जाता है, एबीसीडी में पूछ लेगा तो आपको आने चाहिए, 1 लाइनर में पूछ लेगा तो आपको आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51 पे देखो, अब 51 वाला देखो। 51 पे क्या कह रहा है कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? बहुत आसानी से बताया, पढ़ाया जब जा रहा, आपको विद इन सेकेंड में आंसर दे देना चाहिए। और ये कि सोडियम को केरोसिन में, सोडियम और पोटेशियम को अत्यधिक क्रियाशील धातु हैं दोनों ही, ये वायु के साथ अभिक्रिया कर आसानी से आग पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ लेते हैं? आग पकड़ लेते हैं। इसके कार्य ही इनको, सोडियम को या पोटेशियम को, क्या केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। सिंपल था। इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखने हैं भाप के साथ आयरन की, है ना। इसमें गलती कर दिया, आयरन कर लो, इसको Fe कर लो। Al एल्यूमिनियम दे रखा है, उसकी जगह क्या कर लो? Fe कर लो। Fe2O3 हो जाएगा, है ना। ये रिएक्शन भी मैंने करवाई हुई है, तो ज़्यादा टाइम लगाना नहीं चाहिए आपको, है ना। तो क्या बनेगा? आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रदान होगी, तो ये हाइड्रोजन होगी और ये क्या होगा? Fe2O3 आयरन ऑक्साइड हो गया। ओके। इसी प्रकार से ये देख लो, कैल्शियम ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया गति से, धीमी गति से करता है। कैल्शियम ठंडे जल के साथ में धीमी गति से करता है, और करता है जो ऊष्मा उत्सर्जन हाइड्रोजन के प्रज्वलन के लिए पर्याप्त नहीं है। अब धीमी गति से करेगा तो ऊष्मा कहाँ से देगा? तेज गति से करेगा तो बहुत देगा, है ना। तो कैल्शियम की करा दो, ये भी चैप्टर में करवाई गई है, यूं की यूं। तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, और क्या निकल जाएगी? क्या निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस। सिंपल था, है ना। आगे देखो, इसी के सेकंड उसमें रेस्पेक्ट में देखो, जबकि पोटेशियम ठंडे जल से अभिक्रिया तेज गति से करता है। यह अभिक्रिया इतनी तेज तथा
ऊष्माक्षेपी होती है। मैंने बताई दो प्रकार की अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, तब भी मैंने करवाई थी आपको 3 टाइप्स की अभिक्रिया करवाई मैंने, ठंडे जल के, गर्म जल के, भाप के साथ में, तीनों करवाई थी। आपको याद हो तो उसी पे क्वेश्चन बनाए है ना। तो पोटेशियम की करवा रखी है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस और उसमें ऊर्जा, यानी प्लस अगर उसमें ऊर्जा है तो इसका मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, मैंने ये बात बताई थी। अगर माइनस है तो ऊष्माशोषी है। थर्ड वाले क्वेश्चन को मैं छोड़ूंगा अभी, है ना। ये क्वेश्चन को आपको खुद को करना है कि ये क्वेश्चन मैंने बहुत आसानी से, ये चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेकंड में भी, सेकंड में तो नहीं था, इसका फर्स्ट से रिलेटेड है। आपको अभिक्रियाशीलता दिखानी है, अगर आपको याद है तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे कि कौन सा विस्थापन, कौन सी आयरन सल्फेट क्या कॉपर सल्फेट में से कोई को विस्थापित कर सकता है, क्या जिंक सल्फेट से कर सकता है, सिल्वर नाइट्रेट से कर सकता है। इस प्रकार के रिएक्शन मैं फर्स्ट चैप्टर में कराया हूँ। अगर बेटा प्रत्येक चीज को मैं ही कराता रहा तो तुम क्या करोगे, पहले फर्स्ट चैप्टर देखना, तब आसानी से हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बता, मैं करवाऊंगा फिर। ओके, आगे देखो, फोर्थ वाला देख लेते हैं। अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है। ओके, तो कौन सी गैस निकलती है, और आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। देखो, एक तो सिंपल बात है कि पहली बात तो हमने पढ़ लिया कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी, वो हमें माइंड में होना चाहिए, है ना। तो पहले का आंसर ये हो गया। हम रिएक्शन दे देते हैं, Fe यानी आयरन की बात कर रहा था, उसको किसके साथ में, H2SO4 के साथ में, तो FeSO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये क्रिया भी मैंने करवाई हुई है, अलग नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसमें। जिंक को आयरन सेकेंड सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। जिंक को आयरन सल्फेट सेकेंड के विलयन में डालने, देखो जिंक है, इसको आयरन सल्फेट FeSO4 के उसके विलयन में डाल दो, तो जिंक इससे पावरफुल है Fe से। किससे है, Fe से है, तो Fe को विस्थापन कर देगा और क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा और कॉपर को अलग निकाल देगा। ये क्रिया भी मेरी फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। अगर तुमने फर्स्ट चैप्टर ढंग से पढ़ाया तो बहुत आसानी से कर सकते हो ये चीजें। प्रश्न संख्या 54 पे आ जाओ। सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। देखो बेटा, एक क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से एग्जाम में देखने को मिल सकता है ना, तो ये थोड़े अच्छे से कर लो। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखो, मैं बताता हूँ आपको। इसके लिए पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है ना, और 281 होता है। 3 कोष होते हैं KLM, तो इसमें क्या होता है, 281 होता है, यानी लास्ट के कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 होता है। मैं समझाता हूं इसको, देखो समझना। देखो, इसका परमाणु क्रमांक है 2, 8 और 1, है ना। 2, 8, 1, 11 हो गए। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो देखो, 2 तो ये रहे, 1 और 1 2, है ना। फिर 8 इसमें है, 2 और 2 4, 2 6, 8 और 2 10, और 1 वाला ये रहा, राइट। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की बात करेगा। ये इलेक्ट्रॉन को कोष में ना दिखा के बिंदु के रूप में दिखा दिया जाता है, तो ये बन जाएगा Na, और इसके लिख पे वो टिपकी सी बन जाएगी। इसी प्रकार देखो, ऑक्सीजन का देख लो आपको, लेकिन ये कोष पता होना चाहिए तभी ही बनेगा ये। आप एक कर दिया यहाँ पे, आपको कोष पता नहीं हो तो 2 टिपकी लगा देते, बिंदु संरचना बना देते, तो गलत हो जाता। 3 लगा देते। तो उसके लिए आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, है ना, जो क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। आगे देखो, ऑक्सीजन का समझाते हैं। ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन से और क्लियर हो जाएगा आपको। 2 और 6 है, तो बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके 6 है ना। तो इसके भारी कितने बिंदु संरचना बनेगी, 6 बनेगी। जैसे 1 2 3 4 5 और 6 बन गई। ये था, ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा है नहीं है, तुम सोच रहे हो जितना। तो ये 2 बन गए, इसके बाद में बाहरी कोष में 6 थे, तो 6 बन। मैग्नीशियम की देख लो, मैग्नीशियम में 282 है, अंतिम कोष में कितने हैं, 2 है। तो इसी प्रकार ये देखो, अंतिम कोष में ये 2 बता देगा, 2 टिपकी बना देगा। और ये कोष में 2 आ गए, फिर इसमें 8 आ गए, लास्ट के में 2 थे, ये आ गए। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2 और MgO2 का निर्माण देखो किस प्रकार होता है। Na2 यानी 2 बार Na है ना, तो आपको पता है एक एक यहाँ से जाएगा, राइट। एक तो एक एक जाएगा तो +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा।
मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनात्मक बनता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो नेगेटिव बनेगा। और ये इलेक्ट्रॉन त्याग कौन रहा है? सोडियम। ग्रहण कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। तो देखो सोडियम ऑक्सीजन का अभी आपको पता है, लास्ट में अभी अभी करके आए हैं, कितने होते हैं? ये देखो 6 होते हैं इसके अंतिम में। देखो यहाँ भी अब देखो आप तुम 6 तो इसमें ऑलरेडी थे, एक इसने दे दिया, एक इसने दे दिया, तो टोटल कितने बन गए? 8 बन गए, है ना। तो 2 4 6 और 2 8 हो गई, राइट। लेकिन 2 इन्होंने ग्रहण करे तो -2 लग गया, ठीक है। तो ये बन गया NaO। इसी प्रकार सेम टू Mg+2 देख लो, Mg+2 में ऐसे ही है, Mg था इसके प्रकार में सेम, Mg ने 2 इसको डोनेट किया तो +2 बन गया, 2 इस पे आ गया, है ना, तो MgO बन गया, राइट। आपस में कैंसिल हो जाते हैं प्लस का 2 से, और तो MgO फाइनली बन जाता है। इन यौगिकों में कौन आयरन उपस्थित है? कौन से आयन उपस्थित है? तो आयन देख लो बेटा, आयन वो होते हैं जिसमें प्लस का भी धनावेश हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, बस वो नहीं होना चाहिए न्यूट्रल, वो आयन ही होते हैं, राइट। तो Mg+2 O-2 Na+, ये क्या है? आयन है, ओके। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? आयनिक यौगिकों में परस्पर आयनिक आकर्षण बहुत ही ज्यादा होता है। आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक बनते इसलिए हैं बेटा कि जब अगर बाहर कोष में कोई इलेक्ट्रॉन है और उस कोष में वो एकला है, जैसे सोडियम को ही देख लो, सोडियम में बाहरी में कितना है? 1 है, उसको अष्टक पूर्ण करना होता है, तो अंतिम में उससे सेकंड वाले कोष में कितना है? 8 है, तो ऊपर के इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और फिर वो अष्टक पूर्ण कर लेगा। अष्टक पूर्ण कर लेगा तो उसके जो आकर्षण बंध है वो क्या है? प्रबल हो जाएंगे, तो वो बहुत क्या हो जाता है? प्रबल हो जाता है, आकर्षण बहुत ज्यादा हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। इस शक्तिशाली बंध को तोड़ने के लिए फिर अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखो छोटे छोटे से प्रश्न थे। प्रश्न संख्या 59 पे, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। खनिज, अयस्क, गैंग, तो इनकी छोटी छोटी सी परिभाषा आप देख लो एक बार। खनिज की देख लो, वे पदार्थ होते हैं जिनमें धातुएं अपने यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। खनिज वे पदार्थ होते हैं जिनमें धातुएं अपने यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। फिर से कह रहा हूँ, खनिज वो पदार्थ होते हैं और ये खोदकर जमीन से निकाले जाते हैं, है ना, जिनमें धातुएं अपने यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। फिर खनिज के बाद में क्या है? अयस्क देख लो, ऐसे खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण अत्यधिक सरल व उपयुक्त होता है, अयस्क कहलाते हैं। खनिजों में से ये चीज निकलती है तो अयस्क भी कहाँ से निकलेगा? खनिजों में से निकलेगा। इसके बाद गैंग, खनिज प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होते हैं, उनमें उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। जैसे अपन गेहूं सुधारते हैं और उसमें छोटे छोटे काले काले से वो टुकड़े होते हैं, जिसे मिट्टी के टुकड़े भी बोल दो, आपकी लोह के बोल दो, किसी के बोल दो, तो वो गैंग कहलाते हैं, अशुद्धियां कहलाती हैं। सीधी सीधी बात ये मानो आप, राइट, समझ आ गई, है ना। तो खनिज वे पदार्थ होते हैं तो धातु अपने यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। अयस्क के उनका निष्कर्षण करके निकाला जाता है खनिजों से ही, और गैंग वो होते हैं जो अशुद्धियों के रूप में खनिजों में पाए जाते हैं, राइट। तो धातुओं के नाम लिखिए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ये मैंने पहले ही बता चुका, सोना और प्लेटिनियम ऐसी है, इनके मुक्त अवस्था में पाई जाते हैं, इनका इस प्रकृति से कोई इफेक्ट नहीं होता है। कि 3-4 जगह अपन पढ़ चुके, जहाँ अपन ने ठंडे जल की, गर्म जल की भाप से क्रिया पढ़ी थी, फिर प्रकृति में बिना कोई रिएक्शन नहीं करते वो एलिमेंट पढ़े थे, तब भी मैंने आपको सोना और प्लेटिनम का नाम बताया था। ये भी कह रहा है मुक्त अवस्था में सोना और प्लेटिनम पाई जाती है। धातु को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? अपचयन प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। उनको प्राप्त करने के लिए किस प्रक्रम का किया जाता है? अपचयन का किया जाता है। कार्बन के अलावा अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं, जैसे कार्बन के अलावा कौन कौन सी अभिक्रियाशील अत्यधिक? सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम को अपचयक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशील वाली धातुओं को उनके रोग से विस्थांतरण कर देते हैं। जैसे एक उदाहरण देख लो, MnO2 है, एल्यूमिनियम के साथ में क्रिया वो कर रहा है, तो Mn और Al2O3 प्लस ऊष्मा निकाल देगा। तो इस प्रकार अब प्रश्न संख्या 61 से कल करेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही था। प्रश्न संख्या 61 से फिर अपने आ जाएगा ये इसका अभ्यास प्रश्न जो बुक के हैं वो, और कल इसको फिनिश कर देंगे। तो आज एक छोटी सी क्लास थी, है ना। आपने उम्मीद कराऊंगा समझ आई होगी, बीच बीच के क्वेश्चन थे, है ना। थैंक यू, धन्यवाद।